हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, एसके क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम एक अहम टॉपिक लेके आए हैं पॉलिटी में, नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्व पढ़ाने से पहले आप लोग को एक बता देना चाहता हूं कि आप लोग जितने भी ग्रुप डी को फॉर्म भरना चाह रहे हैं वो जल्द से जल्द भर ले, क्योंकि लास्ट टाइम जब ग्रुप डी का फॉर्म आया था तो 80,000 लोगों का फॉर्म छूट गया था भरने से, क्योंकि लास्ट टाइम में उसका जो सर्वर डाउन हो जाता है ना। इसलिए आप लोग जितने भी अभी ये सोच रहे हैं भरने के लिए वो जल्द से जल्द जा करके भर दें, है ना। अपने सोच समझ के जल्दी से 1-2 दिन में भर दें, है ना, क्योंकि लास्ट डेट का इंतज़ार ना करें। और आरपीएफ जो कांस्टेबल का है उनका मार्च में एग्ज़ाम होने वाले, वो भी तैयारी शुरू कर दें। पहले फॉर्म भरें, उसके बाद तैयारी शुरू कर दें, है ना। तो आज लेके आए हैं हम टॉपिक पॉलिटी का नीति निर्देशक तत्व, है ना। तो नीति निर्देशक तत्व क्या है? नीति निर्देशक तत्व जो है भाग 4, है ना, भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 है। नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख कहाँ है? भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 में, मतलब 36 से 51 आर्टिकल अनुच्छेद वहाँ में उल्लेख है। यह आयरलैंड से लिया गया। कहाँ से लिया गया? आयरलैंड के संविधान से लिया गया। ये नागरिकों को ये करता क्या है? नीति निर्देशक तत्व क्या है? तो यहाँ से ये नागरिकों को सामाजिक आर्थिक कल्याण की बात करता है। सामाजिक आर्थिक जो है ना, हमारे जो प्रेमबल में है ना, सामाजिक आर्थिक न्याय, तो वही सामाजिक आर्थिक न्याय कल्याण की बात करता है। सबसे देखिए इम्पोर्टेंट है कि न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। न्यायालय द्वारा ये इसको न्यायालय में केस करेंगे तो परिवर्तनीय नहीं है, लेकिन मौलिक अधिकार न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय है ना। ये इसका मतलब मेन है ना। आगे देखेंगे इसका अनुच्छेद 36 से 51, तो 36 में क्या है ना। ये देखते हैं अनुच्छेद 36 नीति निर्देशक तत्व में। अनुच्छेद 36 मतलब 36 राज्य का वही अर्थ होगा जो अनुच्छेद 12 में है ना। और राज्य मतलब अनुच्छेद 36 में क्या कहा गया है कि राज्य का वही अर्थ होगा जो अनुच्छेद 12 में। तो अनुच्छेद 12 में है क्या भाई? अनुच्छेद 12 से 35 में क्या बोला गया था? मूल अधिकार है। तो 12 में कहा गया है कि राज्य का अर्थ हुआ कि सांसद, है ना, राज्य सांसद हो गया, उसके बाद कार्यपालिका, विधायिका, फिर राज्य के अंतर्गत हो गया विधानमंडल, है ना, ये सभी आते हैं उसके। तो अनुच्छेद 12 में कहा गया है। तो लेकिन हम लोग 36 में राज्य का वही अर्थ होगा जो अनुच्छेद 12 में, अनुच्छेद 3 में भी है ना। तो उसी तरह याद रखना कि राज्य का वही अर्थ है जो अनुच्छेद 12 में है। अब आते हैं अनुच्छेद 37, नीति निर्देशक तत्व न्याय योग नहीं है। पहले कहा था कि नीति निर्देशक तत्व न्याय योग नहीं है, बस याद रखिएगा। अनुच्छेद 38, राज्य लोक कल्याण अभिव्यक्ति के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाए रखना। राज्य लोक कल्याण अभिव्यक्ति के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाया, मतलब कि राज्य के लोक कल्याण के लिए, व्यक्ति के लिए, उसके अभिव्यक्ति के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाए रखना है ना, सामाजिक व्यवस्था बनाए रखना है। अब आते हैं अनुच्छेद 39, स्त्री एवं पुरुष को समान कार्य के लिए समान वेतन। 39 में कहा गया है स्त्री एवं पुरुष को समान कार्य के लिए समान वेतन, याद रखिएगा। ऐसा नहीं है कि पुरुष ईंटा धोया और स्त्री भी ईंटा धोया तो उसको समान कार्य के लिए समान वेतन नहीं दिया जाएगा, ऐसा नहीं होता। सभी दोनों ने ईंटा धोया, कौन से काम, अगर इधर भी रेलवे में काम कर रहा है, कौन सा भी काम कर रहा है, स्त्री पुरुष के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन ही होगा। ऐसा नहीं कि पुरुष को दे देंगे ज़्यादा पैसा, स्त्री को कम वेतन देंगे, ऐसा नहीं होगा। अनुच्छेद 39(1), अनुच्छेद 39 का सब क्लास 1, सामान्य न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता। समान न्याय मतलब दोनों को समान न्याय होना चाहिए, निःशुल्क विधिक सहायता, सभी को समान न्याय होना चाहिए, है ना। निःशुल्क मैंने कोई भी पैसा न लेके उसको कानून लेने की सहायता हो, जैसे कि आप सरकारी वकील ले सकते हैं, किसी तरह का भी निःशुल्क विधिक सहायता। और फिर आप कानून की सहायता के लिए वकील से भी बात कर सकते हैं, सरकारी वकील है ना। अनुच्छेद 40, ग्राम पंचायत का गढ़ संगठन है। क्या है? ग्राम पंचायत का संगठन क्या है? ग्राम पंचायत का संगठन अनुच्छेद 40 में। ये सभी नीति निर्देशक तत्व है, याद रखिएगा। नीति निर्देशक में राज्य कल्याण के लिए बात करता है। अनुच्छेद 41, कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। कुछ दशाओं में काम, शिक्षा, जैसे कोई ऐसा दशा हो गया, जैसे बूढ़ा हो गया, विकलांग है, किसी तरह का भी ऐसा है ना, विकलांग है, बूढ़ा हो गया, तो उसको शिक्षा भी उसको मिलेगा उस दशाओं में। और लोक सहायता मतलब वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन, विधवा पेंशन, ये सब सभी पाने का अधिकार अनुच्छेद 41 के तहत दिया गया है ना। अनुच्छेद 42 काम की न्याय संगत एवं मानवोचित दशाओं तथा प्रस्तुति सहायता का अधिकार। काम की न्याय संगत होना चाहिए, मानवोचित दशाओं, है ना। और प्रस्तुति मतलब कि प्रस्तुति सहायता का अधिकार है, प्रस्तुति सहायता, है ना, इसका भी अधिकार है आपका अनुच्छेद 42 में। अब आते हैं अनुच्छेद 43, कर्मकार के लिए निर्वाह मजदूरी, है ना। कर्मकार के लिए निर्वाह मजदूरी,
कोई भी मजदूरी है ना, कौन सा भी कर्मकार मतलब कि मजदूरी करने वाले हैं उसका मजदूरी होना चाहिए, है ना। मजदूरी देना ही है, मजदूरी होना भी चाहिए जो काम करता है। अनुच्छेद 43 का सब क्लॉज ये, उद्योग के प्रबंध में श्रमिकों का भाग लेना। उद्योग, कोई उद्योग बनता है जैसे कि है ना फैक्ट्री, तो उसको में उसके मैनेजमेंट में श्रमिकों का भाग लेना, श्रमिक भाग उसको लेना जरूरी है ना। जरूरी का मतलब कि उसको अर्थ दे करके कर्मकार के लिए मजदूरी दे करके भाग लेना, ऐसे नहीं जबरदस्ती बंधुआ मजदूर की जैसा नहीं, है ना। तो इस तरह हम लोग देखें अनुच्छेद 43 तक, है ना। 43 सब क्लास 1। अब आगे अब देखते हैं अनुच्छेद 44, अनुच्छेद 44। अनुच्छेद 44 में क्या कहा गया? एक समान नागरिक संहिता, मतलब एक समान नागरिक संहिता होना चाहिए, यानी अनुच्छेद 44 में एक समान नागरिकता संहिता, सभी को एक समान नागरिकता सब सिटीजन दिया गया है ना, इक्वल नागरिक सिटीजन। अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 45 में क्या कहा गया है? बालकों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा को बालकों के लिए, है ना, बालकों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा को उपलब्ध करना। ऐसे भी 6 से 14 वर्ष के बच्चे को, 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए, है ना, निःशुल्क शिक्षा का अनिवार्य पहले भी दिया गया था उसमें मौलिक अधिकार में। तो उसी तरह अनुच्छेद 45 में भी किया गया निःशुल्क बालकों के लिए, है ना, बालकों छोटे बच्चे से कौन सा भी बालकों की निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा को बंद होना चाहिए, है ना। अनुच्छेद 46, है ना, अनुच्छेद 46, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं दुर्बल वर्ग, पिछड़ा वर्ग एवं दुर्बल वर्ग, है ना। दुर्बल वर्ग में कौन सा भी जो पूरा गरीब है, दुर्बल वर्ग को शिक्षा एवं अर्थ संबंधी हितों के वर्दी। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं दुर्बल वर्ग को शिक्षा मतलब शिक्षा लेने का अधिकार और अर्थ संबंधी हितों का विवर्ती। अर्थ संबंधी मतलब पैसा, मतलब कि अर्थ मतलब पैसा है, पैसा कमाने के लिए वृद्धि करना, कैसे कमाना है ना, उसके लिए भी व्यवस्था करवाना, है ना। अनुच्छेद 46 में अनुच्छेद 47, अनुच्छेद 47 पोषाहार स्तर, पोषाहार स्तर एवं जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य को सुधार करने का राज्य का कर्तव्य। राज्य का क्या कर्तव्य है? पोषाहार मतलब अच्छा खाना उपलब्ध कराना, जीवन स्तर को ऊंचा करना, उसका जीवन स्तर को कैसे ऊंचा करना लोगों का, तो लोक स्वास्थ्य मतलब उसके स्वास्थ्य को कैसे सुधार करना, ये राज्य का कर्तव्य है ना। ये राज्य का कर्तव्य है कि पोषाहार स्तर, बढ़िया भोजन की व्यवस्था करवाना, जीवन स्तर को ऊंचा करने के लिए क्या करना, लोक स्वास्थ्य को सुधार करने का, है ना, राज्य का कर्तव्य है, ये कर्तव्य है। अनुच्छेद 48, अनुच्छेद 48 कृषि एवं पशुपालन का संगठन। कहा गया कि कृषि में एग्रीकल्चर पशुपालन के एक संगठन ऑर्गेनाइजेशन बनाना होगा। कृषि किस तरह आगे जाए, पशुपालन के माध्यम से किस तरह आपका भी वो क्या बोलते हैं अच्छा मतलब उसका जाए, है ना, अच्छा उसका उद्योग हो, पशुपालन की व्यवस्था से हम लोग को जो मतलब लाभ मिलेगा वो कैसे होना चाहिए, उसका संगठन बनाया, संगठन ऑर्गेनाइज बनाना है। ये किसका कर्तव्य? राज्य का, सभी राज्य का कर्तव्य है। अनुच्छेद 48 का सब क्लॉज ए, अनुच्छेद 48 का ये पर्यावरण का संरक्षण, जो इन्वायरमेंटल है उसका संरक्षण करना, है ना। वन जीवों का संरक्षण, फिर वन जीव जितना भी हम लोग का जंगल में वन जीव है ना, उनका संरक्षण भी करना, ये सभी राज्य का कर्तव्य है। अनुच्छेद 49 मतलब 49 राष्ट्रीय स्मारक स्थान और वस्तुओं का संरक्षण। राष्ट्रीय स्मारक, जो भी राष्ट्रीय महत्व का स्मारक है ना, और वस्तु उसका मतलब राज्य का जो स्मारक है ना, और उसका वस्तु है उसका संरक्षण करना, है ना, संरक्षण सुरक्षा प्रदान करना, संरक्षण भी करना, ये सभी राज्य का आता है, राज्य की नीति निस्तारण में राज्य का कर्तव्य है। अनुच्छेद 50 कार्यपालिका न्यायपालिका का पृथककरण। अनुच्छेद 50 के तहत कार्यपालिका को न्यायपालिका से पृथककरण कर दिया, अलग कर दिया गया। उसमें मतलब कार्यपालिका जाके न्यायपालिका में हस्तक्षेप ना करेगा, है ना। याद रखिएगा। अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 51 में क्या कहा गया? अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की अभिवृद्धि। तो वो कहा गया कि अंतर्राष्ट्रीय शांति बनाए रखना और सुरक्षा की अभिवृद्धि करना, मतलब सभी लोगों को सुरक्षा की अभिवृद्धि, किस तरह सुरक्षा करना, अभिवृद्धि प्रदान करना, ये सभी अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति व्यवस्था करना, है ना, और सुरक्षा की अभिवृद्धि करना, ये सभी अनुच्छेद 51 में है। ये सभी राज्य की नीति निषेध तत्व है, ये राज्य का कर्तव्य है कि ये करना सभी चीज़, है ना, नीति निषेध तत्व लोक कल्याणकारी के लिए, है ना। इस तरह हम लोग देख लिए आर्टिकल थी नीति निषेध तत्व आर्टिकल 36 से 51 तक, है ना। तो अभी आप लोग से कहेंगे कि उसके बाद आप लोग करंट देखेंगे, करंट हम आपको बीच बीच में वीडियो लाएंगे, और उसके बाद फिर स्टार्ट करेंगे विविध, लुसेंट का विविध, ताकि रेलवे का एग्जाम आप लोग आराम से निकले, है ना। और जो भी हम लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं, कम से कम लाइक एक बार जरूर करें और सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर करें, है ना। बस आज का क्लास यहीं तक रखते हैं, थैंक यू।